हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। AMRS KVS NVS टीयर 2 को लेके नई जो अपडेट आई थी, मैंने कल वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था। उसके चलते कल की डेट में जो है 10th सेकंड बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो यूट्यूब चैनल पर मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट के लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं। वैसे तो मैंने लाइव सेशन रख के उसमें डिस्कस कर लिया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने अगर वो नहीं देखा था तो वो बार बार कह रहे थे सर फादर्स नेम में मिस्टेक है, मदर्स नेम में मिस्टेक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में चाहिए वगैरह वगैरह। तो उन्हीं कमेंट्स के चलते मुझे ये वाला जो वीडियो वो बनाना पड़ रहा है। ओके, तो देखिएगा ये वाले डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक होती है माइनर भी, तो आप लोग सीधे बाहर हो सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट किस किस फॉर्मेट में बनाने हैं और कैसे कैसे बनानी है। देखिए, डॉक्यूमेंट में छोटी सी गलती होगी आपको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर तो आपको सीधा बाहर नहीं करेंगे। इंटरव्यू में तो देखिए हो सकता है कि आपके मार्क्स एक दो कमाए, बट डीवी के अंदर तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। साफ साफ लिख रखा है नोटिफिकेशन में। तो केवल सिलेक्शन जो है वो आपका रिटर्न पे डिपेंड नहीं करता, डॉक्यूमेंट भी चाहिए। और साथ में जो अपने पास में जो भी कट ऑफ होगी, उस कट ऑफ के तुरंत जैसी कट ऑफ डिक्लेयर होगी उसके तुरंत बाद आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और देखिए उन्होंने साफ साफ कह रखा है आपको कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम में ही अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाने हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट में किसको मिस्टेक होती है। देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई ना, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आखिर देखिए, कुछ नए स्टूडेंट भी हैं, उनको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, आपका टीयर 2 में सिलेक्शन होने के बाद, यानी कि रिटर्न एग्जाम पास करने के बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे। किसके रिगार्डिंग? कि आपने कौन सी डिटेल्स फिल की थी, वो क्या सच में सही है, क्या आप एलिजिबल तो है क्या। उसमें आपकी एलिजिबिलिटी वो चेक की जाएगी। जैसे अगर आपने टीजीटी के अप्लाई किया है या पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो आप सच में क्या टीजीटी और पीजीटी के लिए जो आपने फिल की सी डिटेल्स अपनी भी परसेंटाइल वो सब सारी मैच करेंगे वहाँ से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैचिंग होगी। अब मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूं कि आपकी एजुकेशनल टाइमलाइन, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे। देखिए, बीएड जो है इसमें मैंडेटरी है। अगर बीएड नहीं है आप लोगों के पास में, तो आप टीजीटी या पीजीटी दोनों के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। देखिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए कि नहीं, अगर आपके पास में है तो ले जाइए, अच्छी बात है, उसका प्लस पॉइंट होगा। अगर आपके पास में पीजी नहीं है तो यहाँ टीजीटी के लिए कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप लोग चेक करिएगा, ये जो मैंने बॉक्स बनाया इसमें जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लीजिए। मैं एक बार यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, इसमें आप बने रहिएगा। देखिए, इसमें आपकी ग्रेजुएशन जो है उसकी चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ऑनर्स हो, उसमें 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए और साथ में डिग्री होनी चाहिए। देखिए, एक बार मैं बता देता हूँ कि सेमेस्टर वाइज अगर आपने पास किए ना कॉलेज, तो आपके हर सेमेस्टर की मार्कशीट होनी जरूरी है। अगर मार्कशीट नहीं है तो आप इनएलिजिबल वहाँ से माने जाएंगे। साथ में यहाँ पे देखिएगा, एक मैंने बॉक्स बना रखा है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीजीपीए देती है तो उसे परसेंटाइल में कन्वर्ट करने का ऑफिशियल फॉर्मूला जो कि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है, वो वाला लेके जाना है। ये नहीं है कि आपने अपने हिसाब से वहाँ से कन्वर्ट कर लिया और आप कुछ भी लेके नहीं जा रहे हो। तो अगर सीजीपीए में आपकी मार्कशीट है, आपके नंबर सीजीपीए में है, तो उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करने वाला लेके जाना आपको फॉर्मूला, जो कि यूनिवर्सिटी देती है। कि सीटेट के अंदर आपका टीजीटी के लिए पेपर सेकंड जो है वो पास होना चाहिए। फर्स्ट पेपर फर्स्ट से आप जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये वाला वैलिड नहीं होगा, केवल और केवल पेपर सेकंड वैलिड होगा। साथ में इसकी कंडक्टिंग बॉडी जो है वो कौन सी होनी चाहिए? सीबीएसई होनी चाहिए। आपका स्टेट का एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अदर स्टेट का होता है ना, स्टेट हरियाणा का हो जाता है, ऐसे किसी भी जो है वो स्टेट का नहीं चलेगा, सेंटर का होना चाहिए। साथ में वहाँ पे देखिएगा उस पर रोल नंबर होना चाहिए आपका, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वो जो नंबर है होते हैं वो होना चाहिए। रिजल्ट पेंडिंग है तो इसके लिए आप लोग सोचो कि एफिडेविट बना ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीटेट का पेपर सेकंड का रिजल्ट आपके पास में डिक्लेयर्ड हुआ होना चाहिए। वहां से मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि पूरे डॉक्यूमेंट देखिएगा क्या क्या चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए 4 से 5 आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, मैं तो कहूँगा आप जो है यहाँ से 10 से 15 फोटो रखिएगा। साथ में आपको अपनी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी रखनी है। आधार कार्ड को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि इसको एज ए रेजिडेंशियल जो है वो सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे। आधार कार्ड में फोटो अपडेट होनी चाहिए। डीओबी प्रूफ के लिए 10th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डाल दिया है। आप लोग अगर चाहोगे तो इस वीडियो में भी दिखा दूंगा। और ये जो है वो सेंटर का होना चाहिए, और जो बोर्ड ने फॉर्मेट दिया है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्पेशली इसको तो आप जो है वो चेंज बिल्कुल भी करवा लीजिएगा। किस फॉर्मेट में होना चाहिए? सेंटर और बोर्ड वाले फॉर्मेट में। अगर रिजर्वेशन में है आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और AWS के अंदर, ऐसे ही PWD कैटेगरी के अंदर है तो ये वाला फॉर्मेट भी कैटेगरी का चेंज होगा आपका। एक और बात यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आती है, ये देखिएगा, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए जो है वो
सीटेट का सेकंड पेपर का, सीबीएसई वाला जो सेकंड पेपर है सीटेट का, वो पास आउट होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट पेपर से हैं तो टीजीटी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपके पास में सेकंड पेपर जो है वो पास आउट होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं बात करूँ बीएड की, मैंने बात कर ली, आपकी अंडर ग्रेजुएशन की बात कर ली, हर सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री आपके पास में होनी चाहिए ग्रेजुएशन वाले की। और साथ में अगर आप ईएमआरएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एम्प्लॉई हैं तो वहाँ से आपको एनओसी सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप ईएमआरएस या केवीएस एम्प्लॉई हैं वहाँ से ले लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। ओके, देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो हैं उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर काफ़ी डाउट आ रहे हैं कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, मैंने उसमें चेंज कर लिया, क्या मैं टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हूँ या नहीं हूँ। देखिए ये तो डिजायरेबल जो है वो दे रखी है, ये मैंने आपको कोई भी चेंज नहीं किया, इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने किया है, ठीक है। ये जो है डिजायरेबल है, इसमें आप अगर आपके पास में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से देखिए इसेंशियल वाले में चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप टीजीटी पोस्ट दे रखा है हिंदी के लिए, जैसे आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे देखिएगा स्टडीड हिंदी एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 years, ओके, और 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन, 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। इसका मतलब है कि हिंदी आपका या तो आपने जो है वो मेन सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, अगर सेमेस्टर वाइज नहीं है तो 3 साल के लिए आपका जो अंडर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर आपके हैं तो 6 सेमेस्टर के अंदर आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है जिसमें आपकी बीएड और अंडर ग्रेजुएशन साथ में हो जाती है, उसमें 4 साल के लिए आपके पास में होना चाहिए। सेम ऐसा इंग्लिश में है, इंग्लिश में मेन या इलेक्टिव सब्जेक्ट सेम 3 कंडीशन अप्लाई होंगे, 3 साल अंडर ग्रेजुएशन में, या फिर आपको 6 जो सेमेस्टर होते हैं उनमें सब्जेक्ट होना चाहिए एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, या फिर अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किया आपने तो 4 साल के लिए उसका होना चाहिए। ऐसे ही थर्ड लैंग्वेज जो भी आपकी संस्कृत सब्जेक्ट जो भी है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है वो तीनों कंडीशन इसी तरह से फॉलो होंगी, और आपको मिनिमम एटलीस्ट 50% इसके अंदर मार्क्स होने चाहिए। बीएड में भी आपके 50% होने चाहिए, इसमें भी 50% होने चाहिए। और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग थोड़े से अलग है इसमें, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, और इसके साथ ही देखिए यहाँ से एक्सपीरियंस डिटेल्स, अगर आपने एप्लीकेशन जब फिल किया था उस टाइम पे आपने एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल किया था तो वही आपको एक तो गवर्नमेंट स्कूल का चाहिएगा और एक रेजिडेंशियल स्कूल का चाहिएगा। आपको स्कूल का नाम जो है वो, और साथ में कब से कब तक आप वहाँ पे पढ़ा रहे थे या फिर पढ़ा रहे हैं, और प्रिंसिपल की उस पर सील लगेगी और डेट मेंशन होगी। अगर आपने एप्लीकेशन में ये डिटेल्स डाली थी तो आपको लेके जानी ही है, और अगर आपने उस टाइम पे फिल नहीं की थी तो नहीं लेके जानी है। एक बार यहाँ से आप एज लिमिट चेक कर लीजिएगा। एज लिमिट के लिए मैं बात करूँ, जो एज है वो कैलकुलेट होगी 23/10/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होने वाली है। टीजीटी जो है उसके लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स। अगर आप ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं तो आपको 55 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और बाकी जो अदर कैटेगरी हैं SC ST OBC PWD इनको एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ से आप लोगों को 35 ईयर्स और 55 ईयर्स जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इन सब का मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दिया है, आप एक बार ज्वाइन तो करिए वहाँ से। ये सब होने के बाद में आप लोगों से एक अंडरटेकिंग भी वहाँ से फिल करवाया जाएगा, यानी कि जो डीवी होगा उसमें लास्ट में आपको एक डिक्लेरेशन जो है फॉर्म सिग्नेचर करने होंगे उस पर, कि ये जो सारी डिटेल्स मैंने फिल की है वो सारी की सारी मेरी सही है। कोई भी अगर इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाई गई तो मुझे जो है आप लोगों को सिलेक्शन से बाहर कर दीजिएगा, और जो भी आपकी लीगल एक्शन होगी उसके पनिशमेंट का मैं हकदार रहूँगा। यहाँ पे उसमें ये भी भरना होगा कि आपके पास कोई क्रिमिनल केस जो है रिकॉर्ड पेंडिंग में नहीं है, या फिर कोई भी क्रिमिनल केस आप लोगों के अगेंस्ट नहीं है, ना कोई FIR है, ना ही किसी कोर्ट द्वारा आपको फांसी मिली है, और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरी सारी सत्य है, कोई भी इसमें झूठ नहीं है। आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन भी बनवा लेना है, देखिए वो मिस हो गया था, आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर देना है। नियर बाई पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ से वो बना देंगे। अब देखिए कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से आप जो है वो एग्जाम से बाहर हो सकते हैं, यहाँ से चेक कर लेना। एज लिमिट 35+ नहीं होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं है तो। रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर अलग अलग और मिलते हैं, जैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो 10 साल जो है वो रिजर्वेशन मिलने वाला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, अभी तो डाउट नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है आपका सही है, एक साल जो है आपका अलग सब्जेक्ट रहा, दूसरे साल अलग रहा, तो आप जो एलिजिबल नहीं होंगे। कैटेगरी के लिए जगह सर्टिफिकेट मैंने बता दिया सेंटर का चाहिएगा और बोर्ड का फॉर्मेट चाहिएगा, और कोई भी फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं होगा, रिजेक्ट कर देंगे वहाँ से, पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपकी बीएड पेंडिंग है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप जो है इन एलिजिबल वहाँ से काउंट किए जाएंगे। सीटेट के लिए सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, अगर सेकंड पेपर नहीं है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या फिर आपका सीटेट का रिजल्ट नहीं आया हुआ हो, तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है, अगर आपने कोई भी जो है मिसमैच हो रहा है तो इसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए,
और अगर कोई डिटेल आपने फिल किया वो मैच नहीं हो रही है और मैच होगी भी नहीं है, यानी कि आपने गलत फिल किया है, तो आपको अनफेयर मेंस का केस लगा के एग्जाम से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी गलतियां आप इनसे बचने की कोशिश करें। मैंने आपको पूरा का पूरा इसमें समझा दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट टेस्ट लिस्ट आपको चाहिए होते हैं वहां से। ठीक है, अब तो आपको बिल्कुल भी जो है वो यहाँ से कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। साथ में वहाँ पे आपको एक बायोडाटा फॉर्म देंगे, उसमें आपको कैपिटल लेटर्स में आपकी पूरी डिटेल्स फिल करनी है। वो बायोडाटा फॉर्म भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, आप लोग उसको फिल करने की कोशिश करिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ से वो बार बार देंगे नहीं आपको कि एक बार दे दिया गलत हो गया तो दोबारा दे दिया। ठीक है, अब देखिए आपके ज्वाइनिंग लेटर को लेके, आपके डीवी और इंटरव्यू को, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो पर्सनल होगा कैंडिडेट्स का, उसको लेके देखिए कोई नोटिफिकेशन रिलीज हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा वो सारा आपको फिल करना होगा। आपको एक तो आपकी मेल आईडी जो है उसको एक्टिव कर लेना होगा, दूसरा आपको मोबाइल नंबर जो है वो आपको सही फिल करने हैं, उस पर जो है सारी डिटेल्स आएंगी। क्योंकि मैंने कल परसों वीडियो बनाया था आरआरबी का जो इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, उसमें उन्होंने दे रखा है कि अपना नंबर एक्टिवेट कर लीजिए अगर नहीं है तो, और मेल आईडी चेक लीजिए क्या उस पर आ रहे हैं कि नहीं। एक आपको जो अपना पोस्टल एड्रेस है यानी पिन कोड वगैरह सारा जो पोस्ट ऑफिस है उसका एड्रेस बिल्कुल करेक्ट फिल करना है जब वहाँ पे बायोडाटा फॉर्म भरवाएंगे। मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो है वो बिल्कुल भी आप लोग क्या करिएगा वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि उस पर मेल्स वगैरह आ रहे हैं क्या। ठीक है, और कम से कम 1 साल के लिए आपको ये वाले अपने पास रखने ही है, क्योंकि 1 साल तक आप जो है वो डिटेल्स वहाँ से आप लोगों के पास में आती रहेंगी। ओके, अब मैंने वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लिया है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्या एज रिलैक्सेशन होगा, क्या रिजर्वेशन रूल होगा, और क्या क्या होगा डीवी वाले दिन। और डीवी वाले दिन आप कम से एटलीस्ट 1 घंटे पहले जो है वहाँ से चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस होगा आपके माइंड पे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है डॉक्यूमेंट के लेके, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम इस पर जो है अभी सीरीज़ लाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देना है इसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।